नमस्कार। यूं तो वसई विरार क्षेत्र में कई भूमाफिया हैं, किंतु वसई विरार के टॉप 10 भूमाफियाओं में से एक भूमाफिया है राम दुलारे राजभर। यह वह कुख्यात भूमाफिया है जिसने प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम बड़ी तादाद में अवैध खनन करवाए, मैंग्रोव को कटवा डाला, जंगल के जंगल कटवा डाले और पर्यावरण कानूनों की धज्जियां उड़ा दी, साथ ही बड़ी तादाद में अवैध निर्माण करवाए। किंतु उसके बावजूद भी इस गंभीर मामले में स्थानीय प्रशासन इस कुख्यात भूमाफिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सका, या यह कह लो कि कुख्यात भूमाफिया राम दुलारे राजभर सदैव कानून के शिकंजे से बचता रहा। देखिए कुख्यात भूमाफिया राम दुलारे राजभर के हैरतअंगेज कारनामों की एक दास्तान। नायगांव पूर्व मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पर वर्षों पूर्व स्थानीय प्रशासन द्वारा खार भूमि का एक बोर्ड लगाया गया था। जहां पर यह बोर्ड लगा था वहां पर नमक की खेती के लिए आरक्षित भूमि के अलावा कई एकड़ आदिवासी तथा वन विभाग की जमीनें थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में बड़ी तादाद में हरे भरे पेड़ों के जंगल व बेहद विस्तृत क्षेत्र में मैंग्रोव फैली हुई थी और इस सब के चलते इस क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से जीरो इको सेंसिटिव जोन माना जाता था। हम यह भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र को अपनी प्राकृतिक खूबसूरती पर इठलाने का पूरा अधिकार था। वहीं कुछ वर्षों पूर्व उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से काम धंधे की तलाश में राम दुलारे राजभर नामक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति मुंबई पहुंचा, जो अकुत धन दौलत कमाना चाहता था, जो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था और अपनी इन महत्वाकांक्षा वो मंसूबों को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर सकता था। और वो वक्त ऐसा था जब राम दुलारे पैसा कमाने के लिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव असंभव कार्य करने का फैसला कर चुका था। वहीं जब कुछ वर्षों पूर्व मुंबई के आसपास की जमीनों के दाम तेजी से बढ़ रहे थे, तब राम दुलारे राजभर की नजर नायगांव स्थित इस जमीन पर पड़ी और फिर बेहद शातिर राम दुलारे राजभर ने कुछ लालची किस्म के स्थानिकों को अपने साथ मिलाकर इस जमीन से बेशुमार दौलत कमाने का एक विस्तृत व सटीक प्लान तैयार किया, जिसके तहत सबसे पहले प्रशासन द्वारा लगाया गया खार भूमि का बोर्ड उखाड़ दिया गया और फिर मुख्य सड़क से लेकर इन प्लॉटों की ओर जाने के लिए अवैध रूप से एक रास्ता बनाया गया, जिसके बाद कई एकड़ तक फैले हरे भरे जंगलों को धीरे धीरे काटा जाने लगा। साथ ही विस्तृत रूप से चारों ओर फैली मैंग्रोव्स को काट दिया गया तथा कुछ को मिट्टी में दबाकर दफन कर दिया गया। साथ ही इस क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अवैध माटी के भराव में समतल कर दिया गया। इसके अलावा वहां कुछ छोटे छोटे पहाड़ व टीलों को अवैध खनन कर समतल मैदान में तब्दील कर दिया गया। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कुछ साल लगे, किंतु उस दौरान प्रशासन से जुड़ा शायद ही ऐसा कोई कानून हो जो यहाँ पर तोड़ा नहीं गया हो। और फिर इस सब के बाद छोटे छोटे चौल बिल्डरों को नियुक्त कर बड़ी तादाद में अवैध निर्माण कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह कोई एक दिन का काम नहीं था। बेशक इसमें कुछ वक्त लगा, किंतु यहाँ पर गरीब व जरूरतमंद लोगों को सस्ते व सर्व सुविधा युक्त घर के नाम पर गुमराह कर हजारों परिवारों को वहां बसा दिया गया। इतना कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी मनपा प्रशासन खामोश था, पर्यावरण विभाग खामोश था, तहसील प्रशासन खामोश था, वन विभाग खामोश था, मैंग्रोव विभाग खामोश था, नमक की खेती संबंधित विभाग भी खामोश थी।
इन माफियाओं की दौलत के समक्ष इन विभागों के अधिकारी गांधी जी के 3 बंदरों की तरह अंधे, गूंगे और बहरे ही नहीं, लूले, लंगड़े और लाचार भी हो गए थे। राम दुलारे राजभर द्वारा संबंधित विभाग के हर एक अधिकारी के साथ मोल भाव कर उसकी औकात से ज्यादा पैसा देकर इस सब मामले में उनकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। और इतना कुछ करने के बाद अब राम दुलारे राजभर सिर्फ राम दुलारे राजभर ही नहीं रहा, बल्कि अब वह इस सतत व लंबी प्रक्रिया के बाद अब क्षेत्र का कुख्यात भूमाफिया बन चुका था। हालांकि राम दुलारे राजभर ने वहां अन्य माफियाओं के पनपने के लिए भी एक माकूल माहौल तैयार किया, जिससे अन्य छोटे बड़े भूमाफिया भी राम दुलारे राजभर की शर्तों के अनुसार यहाँ की जमीनें बेच सके और अवैध निर्माण करवा सके। और फिर इस तरह देखते ही देखते राम दुलारे राजभर के दिशा निर्देश में काम करने वाले अन्य भूमाफियाओं ने चौल बिल्डरों व स्थानिकों की एक बड़ी टीम बनाई, जिनके साथ मिलकर कई एकड़ जमीनों पर अवैध निर्माण किए गए। और इस तरह उनकी टीम में जुड़ा हर एक शख्स जो कभी पैसे के लिए मोहताज था, अब वे सभी दोनों हाथों से दौलत बटोर रहे थे। यूं तो इन अवैध निर्माणों से भूमाफिया दुलारे राजभर ने बेतहाशा दौलत कमाई, साथ ही साथ दुलारे के अन्य सहयोगी भी इन अवैध निर्माणों से खूब पैसा बटोर रहे थे। और खास तौर से वहां के स्थानिक तो इस प्रक्रिया में बैठे बैठे ही माला माल हो रहे थे। प्रशासन से भिड़ने के लिए तो राम दुलारे राजभर वो उसकी चुनिंदा टीम थी ही, किंतु सिर्फ मलाई खाने के लिए यह कुछ स्थानिक थे जो भूमिपुत्र होने के नाते इन जमीनों की बिक्री से लेकर अवैध निर्माणों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। राम दुलारे राजभर ने यहाँ के स्थानिकों से मिलकर ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई भी संदिग्ध, खास तौर से मीडिया से जुड़ा कोई भी शख्स क्षेत्र के अंदर प्रवेश न कर सके, जिससे उनके काले कारनामों की जानकारी किसी अन्य तक ना पहुंचे। इसके लिए कुछ गुंडे, बदमाश किस्म के लोगों की टीम बनाई गई थी, जो दिन भर चिकन मटन खाते हुए तथा शराब पीते हुए वहीं पड़े रहते थे और इस बात का विशेष ख्याल रखते थे कि बिना इजाजत कोई इस क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके। वहीं अब भरपूर पैसा होने के चलते राम दुलारे राजभर की राजनैतिक महत्वाकांक्षा ने सिर उठाना शुरू किया, जिसके चलते राम दुलारे राजभर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बड़े दमखम से लड़ा, जिसमें राजभर ने 2 नंबर से कमाया गया पैसा पानी की तरह बहाया। किंतु इतना कुछ होने पर भी दुलारे की चुनावी संग्राम में करारी हार हुई। चुनाव में मिली हार से बौखलाया राम दुलारे राजभर अब वापस नायगांव में आकर अपने अवैध निर्माणों के धंधे में अपना अधिक वक्त बिताने लगा। और अब दुलारे के अवैध निर्माणों का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा था और इस सब में राम दुलारे राजभर व उनके सहयोगियों को स्थानीय प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा था। हालांकि महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने भी दुलारे के इन अवैध निर्माणों के खिलाफ मनपा प्रशासन को एक पत्र दिया था, जिस पर मनपा द्वारा दुलारे को MRTP नोटिस भी दी गई थी। साथ ही मनपा आयुक्त द्वारा पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को उनके पत्र का जवाब देते हुए दुलारे राजभर द्वारा संरक्षित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। किंतु बावजूद उसके दुलारे के खिलाफ अभी तक अन्य आपराधिक मामले तो छोड़ो, MRTP के तहत भी मामला दर्ज नहीं हुआ।
हम यह भी कह सकते हैं कि भूमाफिया राम दुलारे का प्रभाव एक पूर्व गृह मंत्री पर भारी पड़ गया था, या मनपा के भ्रष्ट, बेईमान, निकम्मे, कामचोर व लालची अधिकारियों के चलते राम दुलारे के अवैध निर्माणों पर कभी कोई आंच नहीं आनी पाई थी। अगर बात भूमाफिया राम दुलारे राजभर की हो और उनके सहयोगी अमृतलाल की न हो तो शायद यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। जहां नायगांव पूर्व बापाने स्थित इस भूखंड में राम दुलारे राजभर ने न जाने कितने नियम, कायदों व कानूनों की धज्जियां उड़ाई थी, वहीं उसके इस कार्य में राम दुलारे का सहयोगी अमृतलाल यादव भी कंधे से कंधा मिलाते हुए न सिर्फ प्लॉटिंग कर रहा था, बल्कि राम दुलारे राजभर की तरह पेड़ कटवाकर जंगलों को नष्ट करवा रहा था। पहाड़ों पर खुदाई करवाकर उन्हें समतल मैदानों में तब्दील करवाते हुए कई एकड़ों में होने वाली अवैध निर्माणों में अपनी भूमिका निभा रहा था। किंतु धीरे धीरे वक्त कुछ ऐसा बदला कि राम दुलारे राजभर व अमृतलाल यादव एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन बैठे और फिर दोनों के बीच में व्यापारिक कटुता भी पैदा हो गई। हालांकि यह वो वक्त था जहां अमृतलाल यादव व राम दुलारे राजभर दोनों ही इन जमीनों से जुड़े एक दूसरे के कई गहरे राजों से वाकिफ थे और किसी भी प्रकार के विवाद होने पर संभवतः एक दूसरे के लिए खतरनाक सिद्ध भी हो सकते थे। हालांकि अमृतलाल यादव का इस भूभाग पर कई चॉल बिल्डरों से लेकर कुछ स्थानिकों के साथ लाखों का लेन देन भी था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अमृतलाल यादव पिछले कुछ महीनों पूर्व बोईसर में संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया। हालांकि तब पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच में इसे आत्महत्या करार दिया था। वहीं अमृतलाल का इन भूभागों पर कई लोगों के साथ लाखों का लेन देन था, किंतु अमृतलाल की एकाएक मौत के बाद इस भूभाग से जुड़े कई राज भी दफन हो गए थे। हालांकि बोईसर पुलिस ने दावा किया था कि वे इस मामले के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि अमृतलाल का इस भूखंड में कई लोगों के साथ लेन देन था और खास तौर से मृत्यु से कुछ दिनों पूर्व अमृतलाल ने 30-35 लाख रुपए इसी भूखंड में किसी को दिए थे। वह शख्स कौन था, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि अमृतलाल का कुल मिलाकर किन किन लोगों के साथ लेन देन था और अमृतलाल की मौत से संभवतः किन किन लोगों को व्यापारिक तौर पर फायदा हो सकता है। वैसे भी इस मामले में पुलिस की जांच अभी समाप्त नहीं हुई है और वैसे भी यह पुलिस पर निर्भर करता है कि वे अमृतलाल यादव की मौत के पीछे के कारणों की जांच किस एंगल से करती है। हालांकि इतना तो तय है कि अमृतलाल की मौत के पीछे का कारण यहीं कहीं छुपा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ ढूंढने की आवश्यकता है। भूमाफिया राम दुलारे राजभर की कहानी में कुछ स्थानिक लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये वो लोग थे जिन्होंने परप्रांतीय राम दुलारे राजभर को भूमाफिया बनने का उचित माहौल दिया और ऐसे ही स्थानीय लोगों में से एक हैं चेतन पाटिल। चेतन पाटिल वह शख्स है जिसने राम दुलारे राजभर व अमृतलाल यादव जैसे लोगों की हिम्मत व काबिलियत के बल पर दोनों हाथों से खूब दौलत बटोरी। सभी परप्रांतीय चॉल बिल्डरों और खास तौर से राम दुलारे राजभर तथा अमृतलाल यादव के समक्ष चेतन पाटिल द्वारा हर समय दावा किया जाता था कि बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर व पूर्व सभापति
कन्हैया उर्फ बेटा भोई के साथ साथ अन्य स्थानीय नेताओं के साथ भी चेतन पाटिल के काफी घनिष्ठ संबंध हैं और शायद इसी दावे के तहत एक अलग ही माहौल बनाते हुए उस भूखंड में होने वाले अवैध निर्माणों को संरक्षण देने में सहायता करने के एवज में चेतन पाटिल द्वारा इस भूखंडों से शुरुआती दौर से ही अब तक मोटी कमाई की जाती रही है। हालांकि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के चलते चेतन पाटिल का स्थानीय प्रशासन के हर विभाग के साथ मधुर संबंध है, जिसके चलते प्रशासन की कार्रवाई का डर दिखाकर चेतन पाटिल सभी चौल बिल्डरों के बीच सदैव अपना दबदबा बरकरार रखता है। हालांकि यह वह समय था जो राम दुलारे राजभर के लिए पूर्णतः अनुकूल था, क्योंकि अब राम दुलारे के पास पैसा व रुतबा तो था ही, परिस्थितिवश कानून उसके समक्ष नतमस्तक था। साथ ही चेतन पाटिल व कुछ अन्य स्थानिकों के साथ साथ स्थानीय गुंडे बदमाशों से लेकर माफियाओं का साथ व संरक्षण राजभर को प्राप्त था। कुख्यात भूमाफिया दुलारे राजभर तथा उनके सहयोगियों द्वारा लगभग 150 एकड़ जमीन को अपना टारगेट बनाया था, जिसमें बड़े बड़े अवैध इंडस्ट्रियल गाले से लेकर हजारों की तादाद में साधारण गाले व रूम बनवाए गए थे। बावजूद राम दुलारे राजभर के अवैध निर्माण के खिलाफ स्थानीय मनपा प्रशासन अंतर्गत बड़ी तादाद में शिकायती पत्र भी थे, किंतु वे सभी शिकायती पत्र मनपा कार्यालय में सिर्फ धूल फांक रहे थे, क्योंकि भूमाफिया राम दुलारे राजभर ने मनपा प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को उनकी औकात से अधिक पैसा देकर अधिकारियों के दीन ईमान को जूतों तले रौंद डाला था। हालांकि हमने भी राम दुलारे राजभर व उनके सहयोगी चेतन पाटिल तथा स्थानीय प्रशासन के आपसी गठजोड़ से पनप रहे इस महाभ्रष्टाचार की तह तक जाने के लिए कुख्यात भूमाफिया राम दुलारे राजभर के अवैध निर्माण के खिलाफ मनपा प्रशासन को एक शिकायती पत्र दिया था तथा उस शिकायती पत्र के आधार पर कार्य करने के लिए बार बार हम अधिकारियों के स्वाभिमान को ललकारते रहे, मनपा अधिकारियों के जमीर को धिक्कारते रहे, किंतु मनपा अधिकारियों के कान में एक जूं तक नहीं रेंगी। फिर अचानक कुछ ही महीने पहले परिस्थितिवश मनपा प्रशासन में कुछ बदलाव हुए, जिनके तहत मनपा मुख्यालय में महाभ्रष्टाचारी अतिक्रमण उपायुक्त अजीत मूठे के स्थान पर अतिक्रमण उपायुक्त के रूप में किशोर गवस की नियुक्ति हुई तथा प्रभाग समिति जी में सहायुक्त के रूप में दयानंद मानकर की नियुक्ति हुई। जैसा कि मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों की परंपरा है कि वो नए पद पर नियुक्त होते ही सर्वप्रथम पुरानी फाइल तथा शिकायती पत्रों के अंबार की जांच कर क्षेत्र में सर्वाधिक तादाद में होने वाले अवैध निर्माणों की सूची निकालते हैं तथा स्वयं अवैध निर्माण स्थल पर जाकर जांच करते हैं कि मौजूदा समय में जो हफ्ता अवैध निर्माणों से प्रभाग समिति से लेकर मुख्यालय तक पहुंच रहा है वो उचित है या नहीं। हालांकि नवनियुक्त अतिक्रमण उपायुक्त के पास वो अधिकार होता है कि वो चाहे तो सीधे भूमाफियाओं या अवैध निर्माणकर्ताओं के साथ अपने नई रेट नए शर्तों के साथ लागू करवा सकते हैं और कुछ ऐसी ही मंशा लिए 5 मई को मनपा के अतिक्रमण उपायुक्त किशोर गवस व दयानंद मानकर अपने तोड़क दस्ते की टीम को लेकर यह कहते हुए भूमाफिया राम दुलारे राजभर के प्लॉटों पर पहुंचे कि यहाँ की शिकायतें बहुत अधिक हैं, कुछ तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। किंतु वहां मौजूद चेतन पाटिल व उनके सहयोगियों ने तोड़क कार्रवाई का विरोध किया। उनका दावा था कि उन्होंने हर अवैध निर्माण के पीछे
मुकर्रर की गई रकम मनपा अधिकारियों तक पहुंचाई है, फिर यह कार्रवाई क्यों की जा रही है? किंतु अतिक्रमण उपायुक्त व सह आयुक्त दयानंद मानकर ने चेतन पाटिल तथा अन्य स्थानिकों के भारी विरोध के बावजूद पुलिस सुरक्षा बलों की मौजूदगी में मनपा के तोड़क दस्ते को कार्रवाई का आदेश दिया और इसी तरह पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त की मौजूदगी में तोड़क कार्रवाई शुरू हो पाई। हालांकि इस तोड़क कार्रवाई के दौरान मनपा द्वारा कुछ इंडस्ट्रियल गालों पर भी तोड़क कार्रवाई की जा रही थी और उसी बीच राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के लगातार कई फोन इस कार्रवाई को रोकने के लिए मनपा अधिकारियों को आ रहे थे, किंतु तोड़क कार्रवाई बिना रुके लगातार जारी थी और अंततः इन्हीं फोन में से एक फोन ऐसा आया कि कार्रवाई तुरंत रोक देनी पड़ी। हालांकि यह एक बड़ा सवाल है कि वो फोन किसका था जिसके आते ही कार्रवाई तुरंत रोक देनी पड़ी, लेकिन अफसोस ये सवाल सिर्फ सवाल बनकर ही रह गया जिसका जवाब कोई देना नहीं चाहता। वहीं अब मनपा की तोड़क कार्रवाई रुकते ही माहौल बदल गया, जिसके तहत उपस्थित मनपा अधिकारी व चेतन पाटिल के बीच एक आम सहमति के आधार पर प्रत्येक अवैध निर्माण को संरक्षण देने के एवज में नए रेट वो नई शर्तें भी लागू की गईं, जिसे दोनों पक्षों द्वारा मान्य कर लिया गया। इसके अलावा उस समय चेतन पाटिल द्वारा तय की गई रकम तत्काल ही 1 घंटे के अंदर मनपा अधिकारियों को देने का वादा भी किया गया था। हालांकि यह सब चेतन पाटिल द्वारा कुख्यात भूमाफिया राम दुलारे राजभर के निर्देशानुसार किया जा रहा था। इसके साथ ही अब मनपा अधिकारियों द्वारा चेतन पाटिल तथा अन्य सभी को आश्वासन दिया गया कि अगले दिन से आप सभी तोड़े गए अवैध निर्माणों को फिर से बना सकते हो। अब दोबारा आप पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि हमारे द्वारा अतिक्रमण उपायुक्त किशोर गवस तथा जी प्रभात के सह आयुक्त दयानंद मानकर पर लगाए गए ये आरोप बेहद गंभीर हैं, जिसकी हकीकत जानने के लिए मनपा आयुक्त अनिल पवार द्वारा स्वयं एक टीम गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। जांच टीम को जांच करते हुए सर्वप्रथम यह देखना होगा कि वर्षों से लाखों स्क्वायर फीट में किए जा रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साथ ही यह भी देखना होगा कि मनपा द्वारा 5 मई को तोड़े गए अवैध निर्माण फिर से कैसे दोबारा बनाए गए। साथ ही 5 मई को कुछ स्थानिकों ने मनपा प्रशासन की तोड़क कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया था। उन पर मनपा प्रशासन द्वारा आईपीसी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया। साथ ही आयुक्त द्वारा नियुक्त की गई जांच टीम को इस बात की भी जांच करनी होगी कि जिन लोगों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई थी उन पर एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया गया। साथ ही भूमाफियाओं के इशारों पर मौजूदा समय में अलग अलग अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा अलग अलग जगह किए जा रहे लाखों स्क्वायर फीट के अवैध निर्माणों पर मनपा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। वहीं आपको बता दें कि जब यहां पर मनपा की दिखावटी तोड़क कार्रवाई हुई थी, उसके कुछ दिन बाद इस कार्रवाई के लिए हमें जिम्मेदार मानते हुए हमारे साथी पत्रकार को टीवी स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था, जिसमें गाली गलौज देते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ हमारे द्वारा चलाई जा रही मुहिम को रोकने के लिए कहा गया था, अन्यथा परिवार सहित अपहरण कर मौत के घाट उतार देने की यह धमकी राम दुलारे राजभर के खासम खास ब्रजेश राजभर द्वारा वाराणसी से दी गई थी। हालांकि हमारे द्वारा तत्काल इस मामले की संपूर्ण जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी दी जा चुकी है,
वैसे भूमाफिया राम दुलारे राजभर को लगता है कि ब्रजेश राजभर द्वारा धमकी दिए जाने के बाद हम भूमाफियाओं के खिलाफ अपनी इस मुहिम को रोक देंगे, लेकिन शायद ये राम दुलारे राजभर वो उनके गुंडे ब्रजेश राजभर नहीं जानते कि उनकी इस धमकी ने हमारी इस मुहिम को और तेज कर दिया है। और इसके साथ ही मनपा प्रशासन, तहसील प्रशासन, वन विभाग, खार भूमि विभाग, मैंग्रोव विभाग आदि के सभी भ्रष्ट वो बिक चुके वो जिम्मेदार अधिकारी, जिनकी वजह से भूमाफियाओं ने जो यहाँ पर जंगल राज स्थापित किया है, उनकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से की जा चुकी है। जेड टॅक्स काय माहित नाही कुठला आहे, कुठला टॅक्स आहे? जेड म्हणजे काय? जोलजाल कुठे जमा होतो काय माहित नाही। आणि आज अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण असंच राहिलो तर भविष्यामध्ये आपल्याला कोणी माफ करणार नहीं। साथ ही कानूनन इन भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए हमारी टीम के द्वारा इस अव्यवस्था व जंगल राज के खिलाफ अपनी खबरों के माध्यम से आम जनता के बीच एक जन चेतना भी जागृत की जा रही है तथा इन भ्रष्ट व मर चुके जमीन के अधिकारियों के स्वाभिमान को ललकारते हुए जगाने का प्रयास किया जा रहा है और इन सारी अव्यवस्था के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि अंततः जब कभी भी प्रशासन अपना काम करना शुरू करेगा तो इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार सभी भूमाफियाओं व उनके सहयोगियों को हर हाल में जेल भी जाना होगा और उसके साथ ही हम सदैव निष्पक्ष व निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से अपनी सभी सामाजिक व नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए वसई विरार क्षेत्र अंतर्गत सभी भूमाफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज सदैव बुलंद करने के लिए वचनबद्ध है। वहीं आपको बता दें कि मनपा के वायु प्रभाग समिति के नवनियुक्त सह आयुक्त मोहन संखे ने हमारे द्वारा दिए गए पत्र के आधार पर कुख्यात भूमाफिया राम दुलारे राजभर के खिलाफ नायगांव पुलिस स्टेशन में MRTP के तहत मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही सह आयुक्त मोहन संखे ने कहा कि जल्द ही कुछ अन्य भूमाफियाओं के खिलाफ भी MRTP के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। वहीं अब देखना ये होगा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को लेकर, मैंग्रोव्स को कत्ल करने को लेकर, अवैध रूप से पेड़ों को काटने को लेकर, अवैध माटी भराव को लेकर तथा अवैध खनन को लेकर इन गंभीर मामलों में प्रशासन द्वारा इन भूमाफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए इनके खिलाफ किस किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यह क्षेत्र बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर की विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, जहां पर इन भूमाफियाओं ने जंगल राज स्थापित किया हुआ है। वहीं अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस गंभीर मामले के उजागर होने पर इन मामलों से संबंधित भूमाफियाओं के प्रति हितेंद्र ठाकुर की क्या भूमिका होगी। नायगांव से टाइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।